So today's topic is alternative fuel and this is the last topic of in this category. जो हम लोग अभी फ्यूल कंबशन के बारे में पढ़ रहे थे, फ्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें ये आखिरी टॉपिक है. सो देखें क्या है ऑल्टरनेटिव फ्यूल. आज हम लोग देख रहे हैं कि है ना, जो हमारे पास नेचुरल फ्यूल चल रहा है, वो नेचुरल फ्यूल का रिसोर्स जो है वो खत्म होता जा रहा है. इफ इट इज एक ऐसी स्टेज पे आ गया है जहाँ पर हमको है ना एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है. तो उन ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट आर द बेसिकली वी हैव द ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स. So in the alternative fuels, basically we are using the ethanol, methanol, natural gases. Okay, we are using some liquefied petroleum gas, जिसको हम LPG gases बोलते हैं, vegetables oil and some biogas also. ठीक है, तो ये जो वेजिटेबल ऑयल है इसको हम बायोडीजल बोलते हैं. एलपीजी गैस को हम लोग पहले काफी यूज कर रहे थे और ड्यू टू द सेक ऑफ सेफ्टी आज एलपीजी गैस किट जो पहले हम लोग गाड़ियों में यूज कर रहे थे उसकी जगह पे हम लोग सीएनजी का यूज करने लगे हैं. दैट इज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ओके, और आज गवर्नमेंट भी है ना सीएनजी को काफी प्रेफर कर रही है, क्योंकि सीएनजी के अंदर क्या होता है, पॉल्यूशन जो है वो पॉल्यूशन पॉल्यूशन काफी कम होता है और गाड़ी की जो एवरेज है या फिर हम कहें गाड़ी की मेंटेनेंस है वो भी काफी इम्प्रूव हो गई. ओके, सो हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्टरनेटिव फ्यूल्स, लाइक कि इसकी जो कंबशन एंड परफॉर्मेंस है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. कंबशन को देखने के लिए हमारे पास क्या होती है, कैलोरिफिक वैल्यू होती है. सो द गुड कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव फ्यूल इज रिक्वायर्ड to the better combustion of the product. So heat of the combustion, heat content of the stoichiometric mixture, octane number for the SI engine, CTN number for the CI engine. That's their boiling point, especially for the cold start. And flammability limits are necessity for the alternative fuel. Emission की अगर हम बात करें अगर तो उसका chemical composition and nature should be good and their adiabatic flame temperature should be moderate. Okay. Next one is the storage and handling. एज अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट एक लिमिटेड होगा तो उसके बाद में क्या होना चाहिए हमारे पास में, वी हैव द कंट्रोल्ड बॉइलिंग पॉइंट. तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से स्टोर कर सकते हैं. उसकी वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी इंप्रूव होनी चाहिए, वेपर और प्रेशर फ्लेमेबिलिटी लिमिट शुड बी गुड. ठीक है, सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्टरनेटिव फ्यूल. देन एक नीड जनरेट होती है कि व्हाई वी रिक्वायर्ड द अल्टरनेटिव फ्यूल, कि ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों को है ना अल्टरनेटिव फ्यूल की रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है. तो उसके लिए एक छोटा सा एक कर्व टाइप में बनाया है. दैट इज हियर द बेसिक थिंग कि आज हमारे पास में ना एयर क्वालिटी का डिग्रेडेशन हो रहा है. हम कहीं पर क्या हो रही है, एयर क्वालिटी डिग्रेडेशन हो रही है. इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्टरनेटिव फ्यूल चाहिए. मेरे पास में जितनी भी ऑयल है उनकी प्राइसेस रेगुलरली इंक्रीज हो रही है. आज पेट्रोल 90 क्रॉस कर गया है. ठीक है, आज डीजल की बात करें, डीजल 80 क्रॉस करके चला गया है. तो रेगुलरली इंक्रीजिंग ऑफ दीज ऑयल प्राइसेस आल्सो मॉडरेट अस टुवर्ड्स द अल्टरनेटिव फ्यूल. हम जो अगर इंपोर्ट कर रहे हैं किसको, फ्यूल को, तो ये इंपोर्टिंग जो है फ्यूल की इसको रिड्यूस करना है हमको. तो फॉर इंपोर्ट रिड्यूसिंग द फ्यूल इंपोर्ट बिल वी नीड द अल्टरनेटिव फ्यूल. फॉर द लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, की हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए, एज मच लोअर पॉसिबल जनरेट हो पाए, इसके लिए हम लोग किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें अल्टरनेटिव फ्यूल की रिक्वायरमेंट है. अगेन फॉर द रिड्यूसिंग द इमिशन एंड द स्मोक, जो हम लोगों की गाड़ी के इंजन से बाहर निकलता है उसको रोकने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, हमको अल्टरनेटिव फ्यूल की रिक्वायरमेंट है. रिड्यूस द फॉसिल फ्यूल डिप्लीशन, जितना हमारे पास है ना फॉसिल फ्यूल रखा हुआ है उसको भी हमको क्या करके चलना है, सेव करके चलना है. तो उसके लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, अल्टरनेटिव फ्यूल की रिक्वायरमेंट है. एंड फॉर द स्टेटिंग इमिशन नॉर्म्स, आज हम लोग है ना अलग अलग इंजन नॉर्म्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, चाहे हम BS4 के बारे में बात करें, चाहे हम BS6 के बारे में बात करें. तो फॉर ऑल दोज BS4 एंड BS6 इमिशन वी हैव टू फाइंड द अल्टरनेटिव फ्यूल, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने हम लोग है ना इसके अंदर इमिशन कंट्रोल्स के ऊपर चेंजेस करने वाले हैं, ये इमिशन कंट्रोल चेंजेस पेट्रोल और डीजल नहीं वर्क करने वाले हैं. So that's why we are taking some alternative fuels. अभी है ना एक GM ने या फिर ना MG ने किसने गाड़ी चलाई है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाया, इलेक्ट्रिक कार आई है ना, हैमर की आई, उसकी आई है यार, नाम भूल गया मैं. बहुत टाटा की निकाल दी, महिंद्रा ने निकाल दी, नेक्सॉन सर, टाटा की नेक्सॉन है ना, एसयूवी कैटेगरी में. कौन सी कैटेगरी में सर,
सर एमजी हेक्टर, एमजी ने निकाली सर। बिल्कुल बिल्कुल, एमजी हेक्टर ने निकाली है। पूरी प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है और क्या स्मूथनेस है यार उसकी ना। हाँ सर, तुम देख सकते हो उसको। अब सर तो भारत के अंदर उसके इलेक्ट्रिकल के स्टेशन आएंगे चार्ज के लिए। क्या अंदर उनको वो जगह देंगे सर, ये चार्जिंग के लिए जो कारें उतारेगी ना एमजी हेक्टर अपनी इलेक्ट्रिकल। आवाज कट रही बेटा, 2 मिनट आवाज का तो ना कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ है ना हमारे पास में अल्टरनेटिव फ्यूल है। आज जो वाइडली हम लोग है ना वर्किंग कर रहे हैं ना, वो बहुत वाइडली वर्किंग किया जा रहा है इलेक्ट्रिक के ऊपर और सीएनजी के ऊपर, और बहुत सारी जगह पे ना हम लोग हाइब्रिड का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हम लोग डुअल फ्यूल के थ्रू हम लोग क्या चला रहे हैं, हमारे व्हीकल्स को रन करवा रहे हैं। ओके, सो दो डुअल फ्यूल भी है ना हमको क्या रिक्वायरमेंट हो रहे हैं, क्योंकि काफी एरिया ऐसा होते हैं जहाँ पर एक सिंगल फ्यूल से गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं होता। दैट्स व्हाई ये डुअल फ्यूल से गाड़ी चल रही है। ठीक है, टेस्ला ने है ना कंप्लीट इलेक्ट्रिकल व्हीकल वो मार्केट के अंदर उतारा हुआ है। टेस्ला को कॉपी अपन इंडिया में नहीं कर पाते हैं, इसलिए काफी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने ना इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वर्किंग करके हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल के दिए। ठीक है, तो इन ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के अंदर से कुछ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है ना ऑल्टरनेटिव फ्यूल है वो है अल्कोहल। इस अल्कोहल के अंदर हम लोग है ना बात करते हैं किसके बारे में, मिथेनॉल के बारे में और इथेनॉल के बारे में। ठीक है, इनमें से क्यों इनकी बेसिकली रिक्वायरमेंट हो रही है, क्योंकि फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है कि ये जो अल्कोहल होते हैं इसके अंदर लेस सल्फर अवेलेबल होता है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसके पास में ना लेस सल्फर कंटेंट है। लेस सल्फर कंटेंट का मतलब हो रहा है या तो इसका सल्फर कंटेंट एकदम 0 होता है या फिर मिनिमम होता है। ठीक है, दूसरा ये है कि इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काफी हाई होती है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन is high. Okay, सर इट रिड्यूसेस फ्रीजिंग पॉइंट, या फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस कर देता है। बिल्कुल, अगर इसके LHV ज्यादा है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अल्कोहल की जो प्रॉपर बर्निंग होती है इसकी वजह से हमारे पास में पावर जो मिलती है वो ज्यादा इंक्रीज होके मिलती है इन द प्योरली मिथेनॉल एंड अल्कोहल ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, अल्कोहल को यूज कर रहे हैं। तो इसके अलावा इमिशन को ये रिड्यूस करता है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी इसकी अच्छी होती है। गुड एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं कि इट हैव द गुड एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अलावा लेस चांस ऑफ नोकिंग एंड डिटोनेशन। अगर ऑब्वियसली अगर गुड एंटी नोकिंग चांस प्रॉपर्टीज हैं तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। अब इसकी जगह हम लोग है ना मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों को यूज करते हैं। तो मिथेनॉल जो है 1940 से स्टार्ट हो गया था यूज होना, और 2006 में काफी सारी व्हीकल्स के अंदर हम लोग है ना इसका यूज कर रहे हैं। और इसका वजह मेंशन है कि एट प्रेजेंट इट इज प्रोड्यूस मोस्टली फ्रॉम द नेचुरल गैस, ऑल्दो बोथ मेथनॉल एंड इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल sources. Methanol may be produced near the natural gas field, and it being liquid can be more easily handled and transported over the long distance compared to the natural gas. ठीक है, इसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो बाय दिस आपको ये अगर पूछा जाए कि कैसे हम लोग है ना इसको बना सकते हैं, फॉर द लार्ज प्रोडक्शन सिंथेसिस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन reacts over a catalyst to produce the methanol। कैसे बनता है, लाइक इसको देख लो, कुछ केमिकल रिएक्शन है कि हमारे पास में क्या रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है, ये किससे रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड। ओके,
और फिर ये क्या बनाता है, हमारे को मैथनॉल क्रिएट करके देता है CH3OH। ठीक है, और इसके अलावा है ना कुछ केमिस्ट बिलीव करते हैं इसके अंदर कि इसको सिंथेसिस के थ्रू भी बनाया जा सकता है। सिंथेसिस के थ्रू कैसे, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या क्रिएट करके देता है हमको, CH3OH क्रिएट करके देता है और साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकाल के देता है। बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बैलेंस कर लेंगे इसको बाद में। ठीक है, वेयर द H2O इज द बाय प्रोडक्ट इन द रिसाइकिल वाया वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ओके, और अगर हम बात करें सर ये तो किसके, बहुत बेनिफिट होगी। बिल्कुल बहुत बेनिफिट है, इसी के लिए तो इसको यूज कर रहे हैं। सर इसका बट इसके प्रोजेक्ट अंदर वगैरह आपको, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इथेनॉल ऑल्सो, सो इथेनॉल की भी कुछ इस टाइप की ही प्रॉपर्टीज रहती हैं, लाइक कि मोस्ट ऑफन अल्कोहल यूज्ड एज अ मोटर फ्यूल, मेनली एज अ बायोफ्यूल एडिटिव इन गैसोलीन इंजन। और हम लोगों को ये पता है कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो किससे बनता है, ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस से, और बायो फोटोसिंथेसिस ऑफ दैट ग्लूकोज, उसका अगर हम फर्मिटेशन कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, हमारे पास में इथेनॉल निकल के आ जाता है। इसकी एक छोटी सी एक रिएक्शन है, वो बताता हूँ कि हमारे पास में क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इसका हमने क्या करवाया, फोटोसिंथेसिस करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। और फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है, और इसने क्या क्रिएट करके दे दिया हमको, ग्लूकोज बना के दे दिया, लेट्स सपोज कि C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन इन्होंने रिलीज कर दी। फिर इसका अगर हम फर्मिटेशन कर दें तो उस फर्मिटेशन के थ्रू हम लोगों को क्या मिल जाता है, ये इथेनॉल बन जाता है, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। और ये क्या करती है, कुछ हीट को रिलीज करके देती है। ठीक है, ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ द इथेनॉल इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस द CO2 एंड H2O एंड अगेन रिलीज द हीट। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द इथिलीन ऑल्सो। अगर हमारे पास में इथिलीन है C2H4, इस इथिलीन को अगर हम किससे रिएक्ट करवाएं, वाटर से रिएक्ट करवाएं, तो उसके थ्रू भी हम क्या बना सकते हैं, इस इथेनॉल को क्रिएट कर सकते हैं, CH3CH2OH। IUPAC नियम तो क्लियर है ना, इथेनॉल, ठीक है, यस सर। 2 कार्बन के एटम्स हमारे पास में अवेलेबल हो जाएंगे इसके अंदर। यस सर। ओके, नेक्स्ट, here are some performance parameter comparing to the gasoline engine. So कुछ इसके है ना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता रखे हैं। अगर हम फ्लेम टेम्परेचर की बात करें तो फ्लेम टेम्परेचर है ना इसका लोअर होता है, तो उसके एडवांटेजेस के अंदर देखते हैं कि पोटेंशियली लोअर NOx इमिशन एंड लोअर द हीट लॉसेस। इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, काफी पुअर होता है। सो कोल्ड स्टार्टिंग एंड वार्म अप परफॉर्मेंस, हायर अनबर्न फ्यूल इमिशन ड्यूरिंग द स्टार्टिंग वार्म अप फेज। एयर टॉक्सिक इमिशन इसका लोअर होता है एज कम्पेयर टू द डीजल इंजन। सो लोअर बेंजीन एंड 1,3 ब्यूटाडाइन इमिशन। सो वापस से हम क्या कर सकते हैं, इसको इमिशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ऑलरेडी हम NOx इमिशन के बारे में बात कर सकते हैं, तो CO एंड NOx इमिशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। एल्डिहाइड इमिशन क्या होता है, इसका थोड़ा सा हायर होता है बिकॉज इट फॉर्म्स द एल्डिहाइड, एंड एसिटिल एल्डिहाइड इमिशंस आर हायर। अगर इसको डीजल इंजन के साथ में हम लोग काफी मिक्सिंग करके चल रहे हैं आजकल, ठीक है, अल्कोहल को डीजल इंजन के साथ में है ना काफी मिक्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि है ना बहुत मैथिल एंड एथिल अल्कोहल दोनों का है ना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर काफी हायर होता है। सो as the higher compression ratio will be required for the self igniting them, so it makes the engine heavier and bulkier, so it would be better to utilize them in the dual fuel operation. There are the several techniques involving the alcohol diesel dual fuel operations. The ignition of alcohol in the dual fuel operation is ensured by the high self ignition. और अलग अलग टेक्निक है हमारे पास में जिसके थ्रू हम लोग इसको डीजल इंजन के अंदर यूज करते हैं, लाइक द अल्कोहल फर्मिगेशन, ड्यूअल इंजेक्शन, अल्कोहल एंड डीजल ड्यूअल इंजेक्शन, अल्कोहल डीजल फ्यूल इमिशन। इन टेक्निक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। दूसरी हमारे पास में ना ऑल्टरनेटिव फ्यूल आता है जिसको हमने नाम दिया है कि इसका नेचुरल गैस का। इस नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी किसका यूज कर रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इस नेचुरल गैस के लिए हम लोग कह सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, कि
80 to 95% क्या होती है, उसके अंदर हम लोग मीथेन का यूज कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इसका टॉक्सिसिटी जो है उस टॉक्सिसिटी को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. द बैलेंस इज कंपोज of small amounts of other hydrocarbons such as ethane, propane and other gases like nitrogen, carbon dioxide, water, hydrogen sulfide and some trace gases. The composition of natural gas varies from source to source. Composition of natural gas from two different sources is given. अभी आगे टेबल दे रखी है उसके अंदर ना, उसमें गिवन है. Large variation in gas composition can have the significant deficient effects on engine performance and emission. The natural gas before the transportation or use is upgraded by removing the water, hydrogen sulfide and condensable higher hydrocarbons. तो हम लोग जब भी यूज करते हैं तो है ना, इसमें जो वाटर जनरेट हो जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं. So here is some comparison between the two natural gases. अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन के अंदर है ना, अगर अलग अलग सोर्सेज हैं, ये अलग अलग सोर्सेज हम लोगों ने ना अलग एक डाटा पिक किया था अलग अलग कंट्रीज के थ्रू. लाइक एक कुछ सऊदी की कंपनी, कुछ यूएससी की कंपनी. तो एक जगह पे है ना क्या मिला कि 94.8% क्या है हमारे पास में नेचुरल गैस फर्स्ट है, दूसरे में 84.2 था. इथेन की बात करूँ तो 2.9, एक में 7.7. फिर ये प्रोपेन हो गया हमारे पास में, C4 और हायर मटेरियल्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर हो गया एंड नाइट्रोजन का ऑपरेशन हो गया. अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोफ्यूल ऑपरेशन क्रिएट करते हैं. दिस बायोफ्यूल ऑपरेशन क्रिएट्स द कन्वेंशनल गैसोलीन व्हीकल्स which are converted to the operation either on gasoline और नेचुरल गैस की. हम लोग किसके ऊपर चला सके, इसको पेट्रोलियम पे भी चला सके और नेचुरल गैस के ऊपर भी चला सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल इंजन बोलते हैं. और इसके अलावा हम लोग है ना बायोगैस का यूज कर रहे हैं आजकल काफी एक्सेस के अंदर. Here's are some various fuels ऑपरेशन. एक हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं बायोगैस, जिसको आपको पता है कि बायोगैस क्या है और कैसे इसको जनरेट किया जाता है. सो biogas basically produced by the means of the anaerobic digestion. Organic matter is broken down by the microbial activity and in the absence of air symbiotic groups of the bacteria have the different function and उनको है ना क्या कहता है, उनको हम लोग है ना फर्मेंटेशन करते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं. तो बायोगैस के अंदर बेसिकली होती क्या है, मीथेन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड. अरे बस तूने पूरी रिसर्च कर रखी है. ठीक है, मीथेन सर बायो सीएनजी का बहुत वो है सर, अब बिल्कुल उसकी कैलोरी भी ठीक ठाक मिल जाती है और पावर बहुत ज्यादा मिल जाती है सर डीजल से भी. देखो अगर आप है ना इसकी कैलोरिफिक वैल्यू की बात करो तो कैलोरिफिक वैल्यू अभी जो हमको मिल रही है इट इज अबाउट द 5200 किलो कैलोरी पर केजी. और इसकी जो पावर जनरेशन है वो है ना 6 किलोवाट और है पर मीटर क्यूब. और इस कितना इमिशन करती है कार्बन डाइऑक्साइड का, इट इज अबाउट द 0.009. अगर वहीं हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात करें तो उसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है एज कम्पेयर टू द बायोगैस वो जस्ट डबल होती है 10,500. और पावर जनरेशन भी इससे ज्यादा है और CO2 इमिशन भी ज्यादा है. मगर ये क्या करता है, इमिशन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर रहा है. दैट्स व्हाई आज जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद में, वो दूसरा रिसर्च किसके ऊपर चल रहे हैं, इस बायोगैस के ऊपर कर रहे हैं. मतलब जितने व्हीकल्स हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं के साथ साथ में हम लोग बात किनके ऊपर कर रहे हैं, इस बायोगैस के ऊपर भी बात कर रहे हैं. तो मैं कंपोजिशन की बात कर रहा था, इसके अंदर मिथेन है 50 से 80%, कार्बन डाइऑक्साइड है जो वैरी करती है कितनी 25 से 50% के अराउंड. ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन. ये हमारे है ना मेन कंपोनेंट होते हैं किसके, बायोगैस के. इसके अलावा एक और चीज आज काफी यूज करी जाती है, दैट इज द वेजिटेबल ऑयल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोडीजल भी बोलते हैं. ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडीजल भी बोलते हैं. सो वेजिटेबल ऑयल इज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल फॉर द डीजल इंजन and for the heating oil burners also. In this engines basically designed to burn the diesel fuel, the viscosity of vegetable oil must be lowered to the allow for the proper atomization of fuel, otherwise incomplete combustion and carbon built up with ultimately damage the engine. और बेसिकली हम लोग है ना यहाँ पर स्ट्रेट वेजिटेबल ऑयल का यूज करते हैं. स्ट्रेट वेजिटेबल ऑयल को हम SVO की फॉर्म में जानते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, SVO, स्ट्रेट वेजिटेबल ऑयल. ठीक है, और प्योर प्लांट ऑयल का यूज पहले किया जाता था, बट उन प्योर प्लांट ऑयल के अंदर जिसको हम बोलते हैं PPO, प्योर प्लांट ऑयल, P इज रेफर टू द प्योर प्लांट ऑयल.
इन प्योर प्लांट ऑयल के अंदर हमारे पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वो ज्यादा होता था और इंजन की जो वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू है, वो डिक्रीज होती थी। दैट्स वाई इसका यूज थोड़ा सा रिड्यूस करके जो स्ट्रेट वेजिटेबल ऑयल है इनका यूज हम लोग क्या कर रखा है, इसको इंक्रीज कर रखा है। सर स्ट्रेट से क्या मतलब है? स्ट्रेट से मतलब है यहाँ पर कि कैसे हम लोग हमारे वैल्यूज जो हैं अगर सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड ऑल। सो आपकी ये वाला जो यूनिट का पार्ट है जहां पर हम लोग अभी कंबशन, हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर बेसिकली क्या देखा, हम लोगों ने देखा एक तो कंबशन देखा इन द SI एंड CI इंजन कि कौन कौन से है ना कंबशन कैसे जनरेट होते हैं। उन कंबशंस को हम लोगों ने स्टडी करा किसके साथ में, अलग अलग प्रोसेसेस के साथ में, कि उन कंबशन के अंदर इग्निशन लैग अगर जनरेट हो रहा है तो इग्निशन लैग कैसे प्रोसीड करवाओगे, इग्निशन लैग को अगर कंट्रोल करना है तो उनको कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि है ना एबनॉर्मल कंबशन क्या होता है, उस एबनॉर्मल कंबशन के अंदर हमारे पास में नॉकिंग एजेंट्स क्या थे, एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या था, डिटोनेशन क्या होता है, ठीक है। फिर इनको कैसे कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आए उसके बाद में किसके ऊपर, ऑल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर। तो फ्यूल कौन कौन से अवेलेबल है अभी हमारे पास में, क्यों उनकी रिफाइनिंग किस टाइप से की जाती है, उनकी रिफाइनिंग करने के बाद में हम कैसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव फ्यूल अभी हमारे पास में अवेलेबल है। अभी तक हम लोगों ने इस चीज को स्टडी कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। सो बेसिकली हम अगर इसको कंक्लूड करना चाहें तो हमारी डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इकोनॉमी ऑफ वे ऑफ लाइफ पे। सो इकोनॉमिकली वी नीड टू यूटिलाइज अ न्यू एंड रिन्यूएबल टाइप ऑफ द फ्यूल एज आवर सप्लाईज ऑफ मेनी करंट फ्यूल्स which are very limited. Environmentally burning of fossil fuels has green अरे चलो कोई दिक्कत नहीं। For the green, thus it is important to compare all the types of the fuel in order to determine the best one economically and environmentally short term and long term. For this, we need to develop the alternative fuels. So this is all about this unit. From the upcoming lectures, we are again going to the engine.